हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। साथियों, हम बात कर रहे थे जीओसी की। जीओसी 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। पहला लेक्चर जिसमें सबसे पहले मैंने इंटरमीडिएट के बारे में बताया कि क्या कार्बोकेटाइन होता है, किसे कार्बेनाइन कहते हैं, किसे अपने मुक्त मूलक बोलते हैं। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ रिएजेंट के बारे में बात की, यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। दूसरा लेक्चर जो हमारा था वो था इंडक्टिव इफेक्ट पे, कि प्लस आई कैसे चेक करते हैं, माइनस आई कैसे चेक करते हैं। प्लस आई से यदि किसी का प्लस आई ज़्यादा हो तो बेसिसिटी क्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एसिडिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा लेक्चर था वो था रेजोनेंस बेस्ड, कि अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद के लिए क्या कंडीशन होती है, अनुनाद से क्षारीयता अम्लता पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज जो अपना लेक्चर है वो चौथा लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन तो आज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन आते ही आता है यहाँ से। तो आज वाला लेक्चर ढंग से अपन को पढ़ना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अति संयुग्मन। अति संयुग्मन क्या होता है भाई? अति संयुग्मन कैसे अपन चेक करते हैं अति संयुग्मन को? तो देखो, जो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है, क्या कौन सा कार्बन होना चाहिए? ये डबल बॉन्ड है यानी sp2 कार्बन है। sp2 के पास वाला कौन सा कार्बन होना चाहिए? sp3 कार्बन। इस sp3 कार्बन पे जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ का जैसे सी एच बॉन्ड है, तो ये सी एच बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे? इस सी सी बॉन्ड में चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? H प्लस लेके फ्री हो जाएगा। कैसे? देखो दोबारा, यही अपने को समझना है। देखो, सी एच एच एच, फिर सी एच, डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ है। डबल बॉन्ड हो चाहे कार्बोकेटाइन में आगे कंडीशन बता दूंगा भी कौन कौन सी कंडीशन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसुगमन प्रभाव शो करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या, sp2 कार्बन है। sp2 के पास वाला कार्बन कौन सा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कैसे चेक करेंगे? इनमें से तीनों हाइड्रोजन सी एच बॉन्ड, तीनों तीनों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, मुझे ये पता है कि सी एच बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात पता है बिल्कुल। तो ये क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस सी सी बॉन्ड को देगा, 1 और 2 इस बॉन्ड के बीच में देगा। 1 और 2 के बीच में क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के बीच में दे देगा। कैसे? जब ये सी सी बॉन्ड के पास में आएगा, यानी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड क्या करेगा? टूटेगा। तो देखो क्या हुआ, सी एच एच, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया सी एच, और यहाँ पे क्या बन गया? CH2 माइनस। अब ये H का क्या हुआ? ये H, चूंकि हमें पता है कि CH के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यदि ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया जाए तो H क्या करेगा? H प्लस के रूप में चला जाएगा, और C पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये मैंने आपको बताया था ना, विस्मास विखंडन। तो ये विश्वास विखंडन हो गया। तो विश्वास विखंडन से क्या होगा? H पे क्या आ जाएगा? H प्लस में आ जाएगा। H पे क्या आएगा? H प्लस के रूप में चला जाएगा। इसी इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या ये हाइड्रोजन के अलावा ये भी दे सकता है? बिल्कुल, ये तीनों हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को पूछते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन ये नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? तो यहाँ पे 3। एल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? दोबारा देखो, sp2 कार्बन के पास वाला sp3 कार्बन पे उपस्थित जितने भी हाइड्रोजन है उन सबको हम एल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। sp2 कार्बन है, इसके पास वाला sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन, sp3 कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन ही क्या कराएंगे? एल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। एक एक चीज को लिखेंगे तब अपने ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, लिखो पहला पॉइंट, CH के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण, पूर्ण स्थानांतरण, पूर्ण स्थानांतरण पाइबंद। देखो ये ना, ये देखो यहाँ के पूरा स्थानांतरण हुआ ना, तभी तो H प्लस हुआ और ये डबल बॉन्ड आ गया।
तो यानी पूर्ण स्थानांतरण बोलते हैं। ये असिंक स्थानांतरण नहीं होता है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड पूरा पूरा टूट जाता है। किसके, इसलिए क्या हुआ, सी एच बॉन्ड के, सी एच के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण पाई बंद या धनावेशित या मुक्त इलेक्ट्रॉन की ओर होना एच प्रभाव कहलाता है। एच प्रभाव कहलाता है। देखो कितनी अच्छी बात बोल दी इसमें। देखो देखो कैसे, एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, एच प्रभाव होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, sp2 कार्बन है, इसके पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए। ये हो गया पाई बॉन्ड। दूसरे कंडीशन मैंने क्या बोला आपको, धनावेशित। देखो CH3 CH2 प्लस, ये धनावेशित है, इस पे कौन सा कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp2, और इसके पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। क्या ये भी कंडीशन होगी, बिल्कुल हो गया। हमें sp2 के पास वाला sp3 कार्बन देखना है, हमें पता है कि ये भी होगा। इसके अलावा मुक्त मूलक CH3 CH2 रेडिकल, ये भी हमें पता है, ये भी sp2 है, पास वाला कार्बन sp3 है। sp3 पे क्या होगा, यदि पास वाला कार्बन sp3 हो तो उस पर क्या होगा, हाइड्रोजन प्रभाव लगेगा, तो ये पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो यानी तीनों क्या हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेंगे। तो पाई बॉन्ड हो, चाहे धनावेशित हो, चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, तीनों के तीनों क्या कंडीशन करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, दूसरा देखो एल्फा हाइड्रोजन। एल्फा हाइड्रोजन, एल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, एल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं sp2 के पास वाला sp3 कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या। एल्फा हाइड्रोजन की संख्या, एल्फा हाइड्रोजन की संख्या sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से जुड़े कार्बन, sp2 कार्बन से जुड़े कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या होती है। एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे इसको, देखो एग्जाम्पल में यदि आपको दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये sp2 है और ये sp3 है। इस sp3 पे कितने कार्बन है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो एल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये वाले जो हाइड्रोजन है इस पे देखेंगे एल्फा हाइड्रोजन, उसी को बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे देखो, यदि एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसकी अति युग्मन संरचना भी ज्यादा है। यहाँ पे जैसे 3 एल्फा हाइड्रोजन, तो 3 तरीके से हाइड्रोजन जा सकता है। कैसे, मैंने आपको बताया था, एच एच फिर एच, फिर CH डबल बॉन्ड CH। एक बार ये हाइड्रोजन दे, फिर दूसरी बार क्या होगा, ये एक बार, फिर दूसरी बार ये वाला देगा, तीसरी बार ये वाला देगा। ऐसे 3 तरह की क्या होगी, अति युग्मन संरचनाएं होंगी। तो लिखो यहाँ पे, एल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, की संख्या अधिक हो तो अति युग्मन संरचना भी अधिक होगी। तो अति युग्मन संरचना भी अधिक होगी, संरचना भी अधिक होगी, ठीक है। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखो आप। क्या है सर इंपॉर्टेंट में, अलग पेन से लिखते हैं कि एनाइन, रिनाइन, रिनाइन बोले तो एनाइन, एनाइन वह लोन पेयर हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते, अति युग्मन प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं। अब देखो इसका रीजन क्या है, देखो एग्जांपल CH3 CH2 नेगेटिव। अब मुझे ये पता है कि ये नेगेटिव, ये भी sp3 कार्बन है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 के पास वाला कार्बन sp3 होना चाहिए। ये बात तो सही है, sp3 है, लेकिन ये कार्बन sp3 हो गया। हमें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट चाहिए, क्योंकि जब तक इसका एस्टेट पूर्ण नहीं होगा। अब sp3 है, फिर दूसरी बात देखो, एक और देखो इसमें CH3C,
फिर एच एच, आप यहाँ पे नेगेटिव देखो, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और एक नेगेटिव चार्ज से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका अष्टक पूर्ण है, इस कार्बन का क्या है, अष्टक पूर्ण है। यदि अष्टक पूर्ण है तो ऑब्वियस सी बात, हमें भी पता है कि ये हाइड्रोजन क्यों लेगा। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन क्यों ले रहा है, क्योंकि इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है। जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं हो, देखो ये रहा, अब इसमें इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन, जो यहाँ के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेगा, ताकि इसका अष्टक पूर्ण हो जाए। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे अष्टक पूर्ण है इसका, क्योंकि अब इसका रीजन लिखो, रिनाइन व लोन पेयर का अष्टक अष्टक पूर्ण होता है, जिस कारण हाइड्रोजन प्रभाव नहीं दर्शाता है जिस कारण हाइड्रोजन प्रभाव नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आप पूछ सकते हैं कि रिनाइन क्यों नहीं दर्शाता है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह एक ही है कि इसका अष्टक कंप्लीट होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई। आगे देखो, फिर आगे देखो, हाइड्रोजन प्रभाव अपने आप ही होता है। हमें पता है कि डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 हाइड्रोजन दिखती है, हम क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही होगा उसमें। तो ये क्या होगा, स्थायी प्रभाव है। एच प्रभाव स्थायी प्रभाव होता है, स्थायी प्रभाव होता है। ठीक है, स्थायी किसको बोलेंगे, जो अपने कंपाउंड के अंदर ही पाया जाता है। हम बाहर से कोई ऐसे ग्रुप जोड़ने से वो प्रभाव नहीं होना चाहिए। वो प्रभाव जैसे अभी इसमें क्या है, यदि आपको ऐसा कुछ दिख जाए, CH3, तो आप ऑब्वियस सी बात, आप ये से बोलोगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। क्या इसमें बाहर से कोई ग्रुप ऐड किया, नहीं किया है, तो इसका मतलब ये क्या है, एच प्रभाव क्या होगा, स्थायी प्रभाव है। यदि कोई ऐसा, मैं आगे बताऊंगा, आगे जो अपना प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, वो क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें बाहर से हमें ग्रुप ऐड करना पड़ता है। तो एच प्रभाव क्या होता है, स्थायी प्रभाव होता है। फिर अब देखो, ये जो अबंधित इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये भी लिखो, एच प्रभाव को अबंधित अनुनाद भी कहते हैं, अबंधित अनुनाद भी कहते हैं। कैसे, एग्जांपल देखो, अबंधित क्यों बोलते हैं इसको, CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये रेजोनेंस शो करेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो CH, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 नेगेटिव, और ये H क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये देखो H प्लस हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डेड है, यानी अबंधित है, अबंधित हो गया। तो ये अबंधित हाइड्रोजन होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, इसको अबंधित अनुनाद है। ठीक है, अब देखो, अब इफेक्टिव ऑर्डर कुछ आपको पूछ लिया जाए कि हमें कब कौन सी चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम कौन से प्रायिकता है, तो प्रभावशाली की इफेक्टिव ऑर्डर, इफेक्टिव ऑर्डर में हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम रेजोनेंस चेक करेंगे, जहां भी रेजोनेंस हो रहा है सबसे पहले हम उसकी प्रायिकता देखेंगे, फिर हम प्रभाव को प्रायिकता देंगे, फिर हम हाइड्रोजन प्रभाव को प्रायिकता देंगे। ठीक है, ये ऑर्डर हमेशा याद रहना चाहिए अपने को। सबसे पहले रेजोनेंस चेक करेंगे, फिर हम मेजोमेरिक इफेक्ट अनुनाद चेक करने के बाद हम मेजोमेरिक प्रभाव को चेक करेंगे, उसके बाद में हम हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसुगमन प्रभाव को चेक करेंगे। इसके बाद हम एच प्रभाव के एप्लीकेशन चेक करेंगे, तो लिखो यहाँ पे एच प्रभाव की एप्लीकेशन, एच प्रभाव की एप्लीकेशन वही फिक्स एप्लीकेशन है, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के हिसाब से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, देखो इसमें कार्बोकेटाइन हो चाहे अपन क्या होगा, कार्बोकेटाइन चाहे मुक्त मूलक चाहे एल्किन, तीनों एक साथ ही चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख ही दो, बार बार अपने को नहीं रहे, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन या मुक्त मूलक फ्री रेडिकल या एल्किन, एल्किन का स्थायित्व है। देखो ये सब चीज हम चेक करेंगे तीनों, चाहे कार्बोकेटाइन हो चाहे मुक्त मूलक हो चाहे एल्किन का स्थायित्व हो, ये जिसका जितने ज्यादा एच इफेक्ट होगा उसमें
यानी एल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसका स्थायित्व उतने अधिक होगा। तो इनका स्थायित्व है, आप लिख दो, इनका स्थायित्व प्रोपोर्शनल क्या होगा, अतिस्युग्मन के कारण, अतिस्युग्मन के कारण अनुनादी संरचनाएं के कारण अनुनादी संरचनाएं, समझ रहे हो। अतिसुगमन किस में जितना ज्यादा अतिसुगमन होगा यानी जितना ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन होगा उसके कारण अतिसुगमन का अनुनादी संरचना भी उतनी अधिक होगी। तो सीधा सीधा अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्थायित्व प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्थायित्व प्रोपोर्शनल होगा एल्फा हाइड्रोजन की संख्या के, एल्फा हाइड्रोजन की संख्या के। ठीक है, सीधे सीधे अपने को चेक करना है। एक एग्जांपल देखो, एक नंबर पे आ गया CH3+, फिर 2 नंबर पे आ गया CH3 CH2+, 3 नंबर पे आ गया CH3 CH2 CH2+, फिर 4 नंबर पे आ गया CH3 CH+ CH3। ठीक है, अब इसका स्थायित्व देखना कार्बोकेटाइन का। देखो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन संख्या 0। देखो यहाँ कार्बोकेटाइन है, इसके पास वाले कार्बन पे जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने होंगे अल्फा हाइड्रोजन, 3। देखो ये रखा कार्बोकेटाइन यानी sp2 कार्बन, इसके पास वाला sp3 कार्बन, इस पे उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होती है। तो इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 है। इस पे देखो दोनों साइड होंगे, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, तो दोनों साइड क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। 3 इस साइड के होंगे, 3 इस साइड के होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो स्थायित्व क्या होगा, स्थायित्व का ऑर्डर क्या होगा, देखो 4 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल होगा, फिर 2 का होना चाहिए, बिल्कुल, फिर 3 का होना चाहिए, फिर 1 का होना चाहिए, ये क्रम आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी में। ठीक है, कि अधिकतम स्थायी कौन होता है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 3 है। क्या यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 0 है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ये यदि ए है और ये यदि बी है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, ए की ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होनी चाहिए बी से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल फिर देखो, यदि आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ए ये दे दिया, नहीं सॉरी ये तो करा लिया। एक हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। देखो पहला ऑप्शन ये दे दिया आपको, 1 मिनट 1 सेकंड। देखो पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया जाए कि CH2 फिर CH3, फिर दूसरा CH, फिर तीसरा CH CH2। एक बार यहाँ रेडिकल हो, एक बार यहाँ रेडिकल हो, एक बार यहाँ रेडिकल हो। अपने को इसको इसके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी है। देखो यहाँ रेडिकल होगा तो इसके पास वाला कार्बन ये भी होगा, ये भी कार्बन होगा और ये भी कार्बन। इन तीनों कार्बन पे हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। मैं अलग पेन से देख देता हूँ आपको। देखो 3 कार्बन हो गए, ये sp2 कार्बन है, इसके पास वाला कार्बन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका पास वाला ये भी कार्बन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन इस पे है। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 और 3 7 हाइड्रोजन हो गए अल्फा हाइड्रोजन। फिर देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 हो गए। फिर यहाँ पे देखो ये पास वाला कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 हो गए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 का ज्यादा होना चाहिए, फिर 2 का, फिर 3 का। आपको बस पहचान ये करनी है कि आपको जो भी फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोकेटाइन हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, इसके पास वाला कार्बन देखना है, पास वाला sp3 कार्बन देखना है। पास वाला कौन सा चेक करना है, sp3 कार्बन चेक करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको बोल दिया जाए कि इसमें आपको क्या बोलना है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। तो देखो आप बोलोगे सर ये sp2 कार्बन है, इसके पास वो 1 हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं। क्या ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो इसमें हम चेक नहीं कर सकते। तो इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ रहे हो। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, sp2 कार्बन के पास में sp3 कार्बन होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं है।
अब आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है, एक हम पढ़ते हैं हाइड्रोजनीकरण की उष्मा, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको हम क्या, दूसरा फॉर्म क्या है इसका शॉर्टकट है, HOH भी बोलते हैं, HOH। तो देखो सीधा सीधा आपको देखना है कि हाइड्रोजनीकरण की उष्मा का मतलब, यदि किसी डबल बॉन्ड में हम हाइड्रोजन जोड़े, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, यदि आप इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, यानी ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को हटाएंगे, दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ दे, कैसे, जैसे इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये हो गया। तो जब इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इससे कितनी एनर्जी निकलेगी, कितनी ऊष्मा निकलेगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गए। यदि ये ज्यादा स्थायी होगा, यदि ये ज्यादा स्थायी होगा तो क्या ये हाइड्रोजन जोड़ना चाहेगा, नहीं जोड़ना चाहेगा, नहीं जोड़ना चाहेगा तो इसकी हीट भी क्या होगी, कम होगी। यानी ज्यादा स्थायी होगा तो हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा तो इसमें क्या होगा, डेल्टा H का मान भी कम होगा। तो लिखो आप यहाँ पे सीधे सीधे लिखो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1 स्थायित्व है, कि जितना ज्यादा स्थायित्व होगा तो उसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाएगा, इसकी वजह से डेल्टा H कम हो जाएगा, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। और स्थायित्व कैसे चेक करते हैं, एल्फा हाइड्रोजन की संख्या, एल्फा हाइड्रोजन की संख्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, आरपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्थायित्व है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 हाइड्रोजन, एल्फा हाइड्रोजन की संख्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी ज्यादा सर्वाधिक स्थायी है, या फिर निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी है, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी है। ठीक है, पहला ऑप्शन संयुग्मी, संयुग्मी एल्का डाइईन, एल्का डाइईन, यानी इसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। सेकंड ऑप्शन विलगित, विलगित एल्का डाइईन, एल्का डाइईन। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। फिर 3 नंबर संचित, संचित एल्का डाइईन, एल्का डाइईन। ठीक है, इसका मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर चौथा ऑप्शन आ गया सभी एक समान स्थायित्व है, सभी समान स्थायी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बताया था प्रायिकता ऑर्डर, ये देखो ऊपर मैंने क्या बताया आपको, ये रहा। सबसे पहले हम चेक करें क्या करेंगे, रेजोनेंस, उसके बाद भी क्या करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रभाव। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसमें क्या है, रेजोनेंस है। सेकंड ऑप्शन देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 C डबल बॉन्ड CH CH2, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, नहीं। देखो डबल, फिर ये सिंगल, फिर सिंगल आ गया। हमें पता है कि डबल, मैंने आपको उस टाइम बताया था डबल सिंगल डबल ऐसा कॉम्बिनेशन आना चाहिए। क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है इसमें, नहीं है। डबल जरूर है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, यानी ये सिंगल गलत आ गया, ये सिंगल नहीं आना चाहिए थे रेजोनेंस के लिए, तो ये इसमें रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है। रेजोनेंस नहीं शो कर रहा तो इसमें क्या शो हो रहा है, देखो इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है, और इसके पास वाला कार्बन क्या है, sp3। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, H इफेक्ट, H प्रभाव शो हो रहा है। तीसरा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2C, ये हो गया। क्या इसमें देखो ये sp, ये sp है, फिर ये sp2 है, ये भी sp2, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि डबल डबल आ गया। इसमें अपने कंडीशन क्या होनी चाहिए, डबल के बाद सिंगल आना चाहिए,
फिर डबल आना चाहिए। क्या इसमें है ऐसा? ऐसा नहीं है, डबल फिर डबल आ गया, तो इसमें भी रेजोनेंस शो नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा। क्या इसमें सारे sp2 sp3 कार्बन ही नहीं है? sp3 कार्बन नहीं है तो H प्रभाव भी इसमें शो नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका होगा? स्थायित्व और स्थायित्व क्रम, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो देखो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? 1 नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? रेजोनेंस। उसके बाद में क्या प्रभाव चेक करना है? एम प्रभाव। फिर क्या चेक करना है अपने को? हाइड्रोजन प्रभाव। अब अपना अगला टॉपिक है जो कि लास्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब देखो 4 नंबर का जो होगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। देखो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या बोलता है भाई? इलेक्ट्रोमेरिक ये बोलता है कि आपके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल होगा, और बाहर से कोई ऐसा रिएजेंट आएगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा या न्यूक्लियोफाइल आएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ के चला जाएगा। क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, या न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। एक तरीके से क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। किसकी प्रेजेंस में? बाहर से कोई अभिकर्मक आएगा उसकी प्रेजेंस में। तो लिखो आप अभिकर्मक, अभिकर्मक की उपस्थिति में, अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का स्थानांतरण, पाई बॉन्ड का स्थानांतरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसको ई इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ई इफेक्ट, ई इफेक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो कैसे, दो तरीके का होता है ये, प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव। तो देखो इसमें लिख लो यहाँ पे, दो तरीके का होता है। क्या? कि प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव। मैंने आपको बार बार यही बात बोली है कि प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या हो? दाता की तरह काम करे। प्लस ई प्रभाव, देखो प्लस ई प्रभाव में क्या करेंगे अब? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई अभिकर्मक आएगा कि ये क्या करेगा? ये दाता होगा और अभिकर्मक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। जैसे कोई मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा? पाई बॉन्ड अपनी तरफ लेगा, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे खींच लेगा, तो इसमें ऐसे आ जाएगा CH2, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये CH2 इसके साथ में ई प्रभाव जुड़ गया, तो यानी ये अपना पाई बॉन्ड दे रहा है, पाई बॉन्ड दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? एक तरीके से प्लस प्रभाव शो कर रहा है। इसी प्रकार माइनस ई प्रभाव भी होगा, इसी प्रकार माइनस ई प्रभाव भी होगा। माइनस ई प्रभाव में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी न्यूक्लियोफाइल आई। अब न्यूक्लियोफाइल में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अधिकतम होता है, अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन की। ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो CH2 नेगेटिव CH2 न्यूक्लियोफाइल। तो प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव, इन दोनों क्या होगा? अभिकर्मक की उपस्थिति में हो रहा है। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल आया तभी ये बॉन्ड टूटा, इसी प्रकार यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया तभी ये बॉन्ड टूटा। तो बाहर से क्या होना चाहिए? बाहर से अभिकर्मक की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। तो लिखो ये प्रभाव केवल अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे लिखो ये प्रभाव, ये प्रभाव केवल अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या करेंगे हम? यदि बाहर से कोई अभिकर्मक नहीं आएगा तो क्या इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होगा? नहीं होगा। यदि बाहर से इलेक्ट्रो यानी खुद के अंदर नहीं है, जो अपने को संरचना दे रखी उसके अंदर कुछ नहीं है, बाहर से आएगा तो ये प्रभाव होगा। इसका मतलब ये क्या है? टेम्परेरी प्रभाव है। यानी ई प्रभाव क्या होता है? अस्थायी प्रभाव होता है। ई प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव होता है, एक अस्थायी को बोलते हैं टेम्परेरी, टेम्परेरी प्रभाव होता है। समझ रहे हो क्यों होता है? क्योंकि बाहर से यदि कोई बाहर से यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आएगा तभी ये प्रभाव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी प्रभाव है ये।
ठीक है। और अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, बहुबंध यानी पाई बॉन्ड की उपस्थिति होना आवश्यक है। तो बहुबंध की उपस्थिति आवश्यक है, बहुबंध की उपस्थिति आवश्यक है, उपस्थिति आवश्यक है। ये अपना इलेक्ट्रोमेरिक। तो हमने चार प्रभाव थे, चारों कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये चार प्रभाव होते हैं अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चारों हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक दो क्वेश्चन करें, ताकि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हालांकि मैं पूरा नया सेशन लेके आऊंगा, एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन एक साथ में लेके आऊंगा। एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पे करना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इनका आंसर क्या आएगा। मैं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं कमेंट सेक्शन में। या तो उनको क्वेश्चन, इसका मतलब या तो उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या वो करना नहीं चाह रहे, यानी सिर्फ वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं, वही आगे कर करके 10-10 सेकंड या 20-20 सेकंड को आगे करते रहते हैं। और सिर्फ ऐसे टेम्परेरी बेस पे आपने वीडियो देख लिया और क्वेश्चन तक आप दिमाग ही नहीं लगा रहे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि आप पूरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपने जो भी पढ़ा है ये आपके लिए व्यर्थ है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो और कमेंट में जरूर बताओ कि सर इसका आंसर ये होगा, ताकि मुझे ये लगे कि वास्तव में आप कर रहे हो, आप सीरियस हो। तो मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में लेके आऊंगा। बात करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि किस में अति युग्मन प्रभाव संभव है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, आपको ये बताना है कि किस में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आरपीएससी में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन। यदि आपने ढंग से लेक्चर को समझ लिया, आप चुटकियों में कर दोगे। तो इसका आंसर आप मेरे को बताने हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूँ। देखो ये अपना आरपीएससी केमिस्ट 2022 का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है मुक्त मूलक के स्थायित्व का सही घटता क्रम है। आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है, कौन सा ऑप्शन ऐसा सही है जिसमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सही तरीके से लिखी हुई है। ये दोनों क्वेश्चन और भी खूब सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक पूरा सेशन लेके आऊंगा। अपना हो चुका है ये जीओसी कंप्लीट हो चुकी है, इस पे पूरा सेशन लेके आऊंगा, यानी कम से कम 30-35 क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि एक साथ अपने सारे सोल्व करें। लेकिन फिलहाल आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट में बताना है, जरूर बताया करो, ताकि आपको, मुझे भी पता चले कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है जो देखना चाह रहे हैं मेरे को, वो उनके सारे समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, जो अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, वो आपको पूरा पूरा माइंड में जा रहा है। और अपने को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आरपीएससी से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगी। अपना लेवल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इनसे इनसे टफ क्वेश्चन आरपीएससी बना ही नहीं सकती। तो यदि ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन कंडीशन एक ही है कि अपने सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। मिलते हैं आप, तब तक आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 अलग अलग ऐसे लिख के आप मेरे को आंसर बताना। धन्यवाद।